केस में पहले 25 हो गए। जी, हिट एंड रन केस में पहले 25,000 रुपये था डिजीज पर्सन के, लेकिन अब चूंकि भारत सरकार ने इसको चेंज कर दिया है, हिट एंड रन केस में अब ये डिजीज जो मृतक के को जिसमें गाड़ी का पता न मालूम हो उसमें 2 लाख रुपए कर दिया गया है, और जो इंजर्ड है गंभीर उसमें 25,000 रुपये कर दिया गया है। ये बहुत बढ़िया प्रस्ताव हो गया, मतलब ये तो काफी फाइनल हो अच्छा है गया। ये, बिल्कुल। पहले 25,000 था और अब बढ़ करके 2 लाख हो गया। हाँ, बिल्कुल। तो बड़ी सहायता हो गई। एक बड़ी सहायता ये है, और इसमें हमने बताया आपको, चूंकि इसमें जो जनपदीय कमेटी उसकी अध्यक्षता माननीय डीएम महोदय करते हैं, इसके जो पदेन सचिव हैं वो आरटीओ प्रशासन होते हैं, प्रवर्तन होते हैं, वो हर महीने इसकी मीटिंग बुलाते हैं, हमारे रिपोर्टें हमारे से आती है, कंपाइल। जैसे सर थोड़ा रोकेंगे, जैसे एक्सीडेंट होता है और वो उसमें गाड़ी भाग जाती है, पता नहीं लग पाता है, तो उसके लिए जो मुआवजा मिलेगा जो 2 लाख रुपए, तो वादी पीड़ित को खुद कहीं दाखिल करना होता है या पुलिस? उसे कुछ नहीं करना होता है। बेसिकली जो हिट एंड रन केसेस होते हैं उसमें जो हमारी पुलिस है, जब मेरे यहाँ उसमें एफआईआर लग जाती है, अर्थात गाड़ी का पता नहीं लग पाता उसमें, तो वो हम पूरी कंपाइल करके उसकी एफआईआर को और उसके जो है फेयर कॉपी को हम भेजते हैं अपने यातायात कार्यालय में। वहाँ से हमारे एससीओ सदर है जो पदेन, वो नोडल अफसर बनाए गए हैं, एसपी ने बना रखा है, वो तत्काल भेज देते हैं एआरटीओ के यहाँ या डीएम महोदय के यहाँ। वो कंपाइल होकर फिर जाती है एसडीएम के यहाँ। वो एसडीएम उसकी एक बार क्वेरी कर लेते हैं, थाने से जांच कर लेते हैं कि इस मामला सही गलत है, वो फिर एसडीएम भेजते हैं डीएम महोदय के यहाँ। हर महीने उसकी एक बैठक होती है, वो उस बैठक कराते हैं एआरटीओ प्रवर्तन या प्रशासन डीएम महोदय के साथ। उसमें हम लोग भी जाते हैं, उसमें तय हो जाता कि हाँ वास्तव में इसकी छानबीन पुलिस ने कर ली है कि हिट एंड रन केस का ही मामला है, अब गाड़ी मिलने की संभावना नहीं है, तो अगर वो आदमी डिजीज है उसको 2 लाख रुपए या गंभीर रूप से इंजर्ड उसको 25,000 रुपये दे दिया जाता है उसको। शिकायत दाखिल होती है मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल में। इसमें अब ये सवाल उठता है कि अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई है तो उसका जो कंपनसेशन है, प्रतिकर है, वो कैसे निर्धारित हो। तो उसमें कानून में 2 तरह के प्रावधान दिए गए हैं। एक प्रावधान है कि 163A जो अब 164 हो गया है, और एक प्रावधान है धारा 166। धारा 164 जो है उसमें मृत्यु की दशा में 5 लाख रुपए निश्चित कर दिए गए हैं कि कोई भी आदमी, चाहे वो 1 साल का हो या 100 साल का हो, उनके जो वारिस होंगे, विधिक प्रतिनिधि होंगे, उनको 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। कम से कम मैक्सिमम। अच्छा, उसके अलावा 5 ये 164A में क्या है, 164 में क्या है कि आपको ड्राइवर की लापरवाही सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। ये लड़ना थोड़ा आसान होता है। अच्छा। और जो बड़े मुकदमे होते हैं वो 166 में फाइल होते हैं, और 166 में जो है प्रतिकर की कोई भी लिमिट नहीं है। आपकी क्या आयु है, क्या आपकी इनकम है, इनकम सिद्ध कितनी है, और आपके जो है कितने आश्रित हैं। अभी जैसे हाल में ही सीतापुर में एक मुकदमा मैंने यूनिवर्सल सोमपुर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का था, वो उसमें मरने वाला एक सरकारी टीचर था, वो बीमा कंपनी ने 75 लाख रुपए का सुलह किया था। अच्छा, यस, ये अब तक का सीतापुर के इतिहास में सबसे बड़ा बीमा ये सुलह का अमाउंट है, 75 लाख रुपए। और बाकी हर केसेस में हर टीचर के परिवार को मिला था, मिला था। अच्छा। तो अब जितने भी आप देखेंगे, अभी हाल में ही लोक अदालत हुई है, तो किसी में 5 लाख जो 163A में है, और दूसरे वाले में किसी में 6 लाख, किसी में 8 लाख। आपकी जो है सबसे हाईएस्ट जो वो गया है सुलेनामा, वो 18 लाख पे गया है, जिसमें लड़का मृतक इंजीनियर था और उसकी नौकरी अभी किसी प्राइवेट कंपनी में लगी थी, उसकी 13,000 रुपये तनख्वाह थी। तो ये जो प्रतिकर का निर्धारण है, ये आदमी की उम्र और उसकी इनकम क्या है उसके हिसाब से डिसाइड होता है। अच्छा, दूसरा जैसे ये चार्जशीट की बात आ रही है, तो चार्जशीट ना आने से दिक्कत क्या रहती है? मैं बताता हूँ। देखिए, ऐसा होता है कि जब भी कोई दुर्घटना होती है तो सर्वप्रथम उसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट संबंधित थाने में दर्ज होती है। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है, जिसको हम लोग आईओ कहते हैं, वो उसकी जांच करता है। जांच के दौरान ही वो गाड़ी जब पकड़ी जाती है यहाँ पर, तो वो मजिस्ट्रेट के यहाँ से गाड़ी छूटती है और ड्राइवर की जमानत भी मजिस्ट्रेट के यहाँ होती है। आईओ अपनी जांच के दौरान क्या करता है कि उसका नक्शा नजरी बनवाता है, टेक्निकल मुआयना गाड़ी का कराता है, और उसके अपनी चार्जशीट लगाता है, चार्जशीट या फाइनल रिपोर्ट जो भी है। ज़्यादातर क्या होता है कि बीमा कंपनी सुलह से पहले ये कहती है कि मुझे चार्जशीट मुहैया कराई जाए, ताकि मुझे पता चले कि मेरी जो जिम्मेदारी है वो संपूर्ण हो जाती है। लेकिन पुलिस द्वारा ज़्यादातर केसेज में या तो उनके पास स्टाफ की कमी है, या तो कोई भी वजह होती है, देर में चार्जशीट मिलती है, लगाई जाती है। आईओ का कहना है कि मैं समय से चार्जशीट जो हूँ सीओ ऑफिस में दे देता हूँ। सीओ ऑफिस का कहना है कि हमारे यहाँ से
चार्जशीट न्यायालय आने में थोड़ा समय लगता है। तो अगर बहुत जल्दी चार्जशीट मिल जाए बीमा कंपनियों को तो सुलह की संख्या बढ़ सकती है। और माननीय उच्चतम न्यायालय की 3 जजों की खंडपीठ जयप्रकाश वाले केस में भी यही व्यवस्था की गई है। उन्होंने सारे डीजीपी और जितने भी स्टेट के प्रमुख सचिव सबसे ये कहा है कि 158(6) की आप कंप्लायंस करिए। जैसे ही आपके क्षेत्राधिकार में कोई दुर्घटना होती है आप उसका तुरंत कागज जो है संबंधित न्यायालय को भेजिए, ताकि वो याचिका स्वतः मान ली जाए और तुरंत जल्दी से जल्दी जो है इसका निस्तारण हो जाए। ये सीतापुर का मोटर दुर्घटना दावा न्यायालय है, यहीं पर केस दाखिल होते हैं। धर्मेंद्र जी, हम ये जानना चाहते हैं कि आप एक्सीडेंटल क्लेम के केस देखते हैं, तो इसमें मुख्य रूप से क्या दिक्कतें आती हैं वादियों को, अधिवक्ताओं को? क्लेम मतलब केस निस्तारण में बहुत लंबा खिंचता है, क्या समस्याएं रहती हैं? सबसे बड़ी समस्या तो रहती है कि चार्जशीट थानों से चार्जशीट कोर्ट नहीं पहुंचती है। कोर्ट वाले कहते हैं कि चार्जशीट थाने से नहीं आ रही हैं, थाने वाले कहते हैं हम भेज रहे हैं, न्यायालय रिसीव नहीं कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा विलम्ब तो यही होता है, थानों से विलम्ब होता है। बाकी कोर्ट से? कोर्ट में तो अगर गवाह आता है तो गवाही हो जाती है। केस निस्तारण में बताते हैं बड़ा लंबा टाइम। नहीं, उसके लिए मतलब मुख्य रूप से मतलब ये पुलिस ही दोषी है। अगर चार्जशीट न्यायालय सबमिट हो जाए, पेपर सबको मिल जाए तो फिर कोई ज़रा विलम्ब नहीं होता है। चार्जशीट में काफ़ी टाइम लग जाता है। चार्जशीट न्यायालय में सबमिट नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण चार्जशीट पेपर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिलती आदमियों को। तो ऐसे कुछ केस हैं जिसमें साल भर हो गया हो, चार्जशीट न लग पाई हो? बहुत केस, सारे केस ऐसे ही हैं। हमारे यहाँ तो लखीमपुर खीरी में तो 2015 के, 12 के, 13 के चार्जशीटें नहीं आ रही हैं। अभी भी चार्जशीट नहीं है? अभी भी चार्जशीट नहीं आई है। 3 मंथ में न्यायालय में दाखिल होना चाहिए। 2014-15 की कई चार्जशीटें अभी तक नहीं आई हैं। नियम क्या है वैसे? 90 दिन के अंदर फाइल हो जाना चाहिए। अच्छा, तो इस पे जजेस को संज्ञान लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, लेकिन जजों से शिकायत करो तो कहते हैं थाने वाले नहीं भेजते, थाने वाले कहते हैं हम भेजते हैं, वहाँ रिसीव नहीं करते हैं। अब ये बीच की कड़ी कहाँ से गड़बड़ है ये भाई। तो भुजवानी जी, आप बताइए कि क्लेम निस्तारण में क्या बाधाएं आती हैं? सबसे बड़ी बाधा है तो यहाँ पर जो जब से कंसोलिडेट हो गया है, ट्रिब्यूनल बन गया है, तब से एक कोर्ट में सब मुकदमे आ गए, नंबर ऑफ केसेस बहुत बढ़ गए हैं, स्टाफ है नहीं, एक जज होता है। इस वजह से केसेस एक दिन में जब लगेंगे केसेस तो 50-60 ही लग पाएंगे, केसेस हजारों की संख्या में। जब तक स्टाफ नहीं बढ़ेगा, जब तक ऑफिसर नहीं बढ़ेंगे, तब तक डिस्पोजल जल्दी नहीं। अभी जैसे यहाँ पर है 3-3 महीने की, 4-4 महीने की तारीख लग रही है। अच्छा, तो अगर जब 4 महीने की तारीख लगेगी और किसी वजह से एक बार तारीख बढ़ गई तो 8 महीने तो ऐसे ही मुकदमा चला गया। इस वजह से देरी काफी। तो सीतापुर में करीब कितने पेंडिंग होंगे यहाँ? मुझे लगता है 3000 के ऊपर, 3000 के मुकदमे जो लगभग हैं, 3000 जो यहीं सीतापुर कोर्ट में। हाँ, तब ये सामने ज्यादा ही होंगे, मेरे ख्याल से कम नहीं। ट्रिब्यूनल में जो है। इसके अलावा जैसे हाई कोर्ट में भी होंगे तमाम, सीतापुर के भी लाखों की संख्या में होगा। लाखों की संख्या। जब सीतापुर से ज्यादा लखीमपुर में है। नहीं, सीतापुर के लोग भी मतलब हाई कोर्ट में भी डाल रखते हैं। नहीं, हाई कोर्ट में डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते हैं। अच्छा, हाई कोर्ट में अपील हो सकती है। सीतापुर का मुकदमा पहले तो ये था कि जुरिस्डिक्शन सब जगह था, अब थोड़ा सा जुरिस्डिक्शन नहीं, जैसे मान लीजिए हम ये चाहते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो गया है, उसमें परिवार का कोई व्यक्ति एक्सपायर हो गया, अब उसको क्लेम करना है तो उसको क्या करना है, क्या प्रक्रिया रहती है? उसके लिए प्रक्रिया यही है। वैसे तो जो एक मोटर व्हीकल एक्ट में 158(6) का है, पुलिस को खुद भेजनी चाहिए। अगर किसी वजह से पुलिस नहीं भेजती है, हाँ, तो उसको एक कचहरी आकर के एक वकील को एंगेज करके एक उसका दावा दाखिल होता है, दावा आपको दाखिल करना। ये कितने दिन में कर दे घटना के? अब 6 महीने की मियाद आ गई। घटना के 6 महीने के अंतराल में करना होगा, मियाद है, वो वकील के माध्यम से दावा प्रस्तुत करा दे। अच्छा, पहले आज ये 1 अप्रैल 2022 से पहले हाँ, ये मियाद नहीं थी। अच्छा, 1 अप्रैल 2022 के बाद ये मियाद आई है। हालांकि ये एक्ट 19 में आ गया था, हाँ, बट कोरोना की वजह हाँ, से हाँ, इसका इम्प्लीमेंटेशन 22। हाँ। तो सबसे पहले उसको 6 महीने के अंतराल में दावा दाखिल करना चाहिए, और उसमें खिलाफ पार्टियों को नोटिस होगा। जब खिलाफ पार्टी आ जाएंगी तो अगर खिलाफ पार्टी कोई सुलह करना चाहती है बीमा कंपनी तो सुलह हो जाएगी, अगर सुलह नहीं होगी तो उसमें बाकायदा गवाही होगी, गवाही के बाद जजमेंट। अच्छा,
और जैसे घटनाएं जो बढ़ रही हैं तो उसके लिए क्या लगता है क्यों बढ़ रही हैं? घटनाएं बढ़ रही हैं, रोड कंडीशंस वही हैं, रोड उतनी ही चौड़ी है, ट्रैफिक बढ़ गया, पॉपुलेशन बढ़ गई, लोगों का जो ड्राइवर हैं वो परफेक्ट नहीं है चलाने वाले, चाहे वो मोटरसाइकिल चलाने वाले हो, चाहे गाड़ी चलाने वाले हो। लॉ अबाइडिंग है नहीं, लाइसेंसेस है नहीं लोगों के पास, गाड़ियां चला रहे हैं, ई रिक्शा बढ़ गए शहर के अंदर। तो इन सब कंजेशन ऑफ ट्रैफिक की वजह से और पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से हम देख रहे हैं कि लोडेड वाहन पे सफ़र और बेसहारा पशु जो हैं ये घूमते ये हैं। भी बहुत बढ़ेगा। ये हाईवेज पर एक्सीडेंट, जो एक्सप्रेसवे या हाईवेज पर एक्सीडेंट हो रहे हैं उनका बहुत बड़ा कारण बेसहारा जो पशु घूमते हैं, रात को आके बैठ जाते हैं रोड पर, वो भी बहुत बड़ा कारण। कौन सा लाइसेंस बना तुम्हारा है? लर्निंग की है भी? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ से आए हो? तो ये बताओ, वाहन चलाने के दौरान क्या सावधानी रखनी चाहिए? जी, क्या सावधानी रखनी चाहिए बताओ? सावधानी आराम से चलाना चाहिए हाँ, और किसी बात की चिंता नहीं करनी चाहिए। अच्छा। और हेलमेट वगैरह बिल्कुल होना चाहिए। होना चाहिए। और ये कहना है कि माननीय उच्चतम न्यायालय की 3 जजेस की खंडपीठ ने कुछ वर्ष पूर्व एक जयप्रकाश केसला में एक ये होल्ड किया था, ये रेशियो, कि जो मोटर व्हीकल एक्ट का सेक्शन 158(6) है, जिसके अंतर्गत कि पुलिस की ये ड्यूटी है कि उसके क्षेत्राधिकार में कोई भी एक्सीडेंट हुआ हो तो वो एक एक्सीडेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट बनाएगा। एक प्रारूप होता है AIR का, जिसमें गाड़ी मारने वाले, गाड़ी जिसने ठोकर मारी है तो ड्राइवर का नाम, पता, सारे पेपर, जो खत्म हो गया उसका नाम, पता, और वो जो प्रारूप है वो एक न्यायालय को वो देगा, उसकी प्रतिलिपि, और एक प्रतिलिपि जो है वो बीमा कंपनी में देगा, ताकि उस केसेस में जो है निस्तारण में शीघ्रता आ सके। और माननीय उच्चतम न्यायालय ने पूरे देश के जितने भी अपने राज्य हैं सबके मुख्य सचिव और DGP को सर्कुलेट किया था, लेकिन दुर्भाग्य से दिल्ली में ये व्यवस्था चालू है, बाकी पूरे भारत में ये व्यवस्था अभी चालू नहीं की गई है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की ये दी गई व्यवस्था और मोटर व्हीकल एक्ट में इस बात का प्रावधान है। तो इससे चालू हो नहीं हुआ है, जो चालू हो जाए तो ये जो अगर ये चालू हो जाती है हाँ, तो उससे मुकदमों के निस्तारण में बहुत जल्दी हो जाएगा। और कई गांव वालों को, बेचारों को पता भी नहीं होता कि हमें जो है ये यहाँ से ये मिल सकती है कंपनसेशन, बीमा कंपनी से मिल सकता है। तो ये स्वतः उसमें ये जो कानून है ये है कि अगर पुलिस भेजेगी तो वो स्वतः एक जो है पेटिशन मान लिया जाएगा, वो एक जो है याचिका मान ली जाएगी, और न्यायालय जो है उस याचिका में जो बीमा कंपनी को नोटिस इशू करेगा, बीमा कंपनी आके अपना जवाब देगी। और ये भी कहा गया सुप्रीम कोर्ट ने बाद में, बजाज एलायंस का अभी रिसेंट आया है केसला, कि अब बीमा कंपनी जो है, मोटर व्हीकल एक्ट में भी आ गया है, बीमा कंपनी 1 महीने के अंदर ये देख ले कि अगर मुकदमा सुलह करने लायक है तो उसको सुलह करे, और नहीं सुलह करने लायक है तो मुकदमा आगे चले। तो इसमें देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय और मोटर व्हीकल एक्ट में कई सारे वो है, लेकिन अब यह कि दुर्भाग्य की बात है कि हमारे थानों में AIR नहीं आती, उसकी वजह से भी मामलों में डिस्पोजल नहीं हो पाता, और हमारे पास जजेस की कमी है, स्टाफ की कमी है। तो इन सब वजहों से जो है, जो मोटर दुर्घटना पीड़ित व्यक्ति लोग हैं उनको बहुत जल्दी न्याय नहीं मिल पाता, काफी देरी होती है, काफी देरी, काफी खर्चा, काफी बहुत परेशानी, खर्चा होता है, बहुत परेशानी होती है। जिनको पैसा मिलना है उनको, हालांकि इसमें इंटरेस्ट का भी प्रोविजन है, 7% ब्याज भी मिलता है, लेकिन फिर भी अगर जिसके घर का व्यक्ति मर गया हो उसको तुरंत पैसा दे दिया जाए, महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, तो न्याय इससे बहुत सुगम हो जाएगा। और काफ़ी बीमा कंपनियां, जो नई प्राइवेट बीमा कंपनियां हैं या पुरानी सरकारी बीमा कंपनियां हैं, वही प्रयास करती है, खुद जांच कराती हैं। मैं कई इंश्योरेंस कंपनी का अधिवक्ता हूँ सीतापुर में, तो हमने कई मुकदमों में, कुछ बीमा कंपनियां प्राइवेट हैं, गो डिजिट है, या और भी कंपनियां हैं, उन्होंने दुर्घटना के 2-2 महीने के अंदर यहाँ पर लाके लोक अदालत में ये मुकदमों को सुलह कर। क्लेम जैसे एक्सीडेंटल जब कोई मामला आता है तो उसमें जब कोर्ट में मामला जाता है तो चार्जशीट की काफ़ी दिक्कत आती है कि चार्जशीट नहीं आई है, थाना अध्यक्ष कहता है कि हमने CO के यहाँ दे दिया है, CO कहता है हमने न्यायालय के यहाँ दे दिया है, तो इस तरीके से लगभग काफ़ी देर हो जाती है, इसलिए काफ़ी डिले होता है केस निस्तारण में भी।
एक्चुअल में इसके 2-3 पहलू अब हैं। एक तो ये है कि चूँकि ये नेशनल हाईवे है और दुर्घटनाएँ अधिकतर नेशनल हाईवे पर हो रही हैं यहाँ पे, तो गाड़ियाँ अक्सर कभी हरियाणा की, पंजाब की, तमिलनाडु की, एमपी की होती हैं। उन गाड़ियों को लाने में, कोर्ट के सामने प्रोड्यूस करने में, उनके ड्राइवर्स को लाने में थोड़ी समस्या होती है। फिर भी हमारी पुलिस बहुत ही मुस्तैदी से इस काम को कर रही है। दूसरा काम जो मूल है ये है कि विवेचना में देरी नहीं होती है, बल्कि हमारे यहाँ जो CCTNS है, अब हर केस का हमारे यहाँ समयबद्ध निस्तारण उसमें होता है। कोई केस 60 दिवस से 90 दिवस से ऊपर नहीं जाता, अभी चार्जशीट सबमिट हो जाती है। और हमारे यहाँ क्षेत्राधिकारी की परंपरा पहले से हमारे नियम ये है कि COs के यहाँ जाके सीधी लिखी जाती है, पर्यवेक्षण क्या लगती है उनकी, और देन पुनः थाने वापस आके वो पैरोकार के माध्यम से कोर्ट में सबमिट होती है। कुछ समस्याएं न्यायालय की भी रही हैं कि वहाँ पे चूँकि कुछ विगत वर्षों में, महीनों में चार्जशीटें नहीं जमा कोर्ट में की गई, ये थोड़ी पुलिस की कमी थी और इसको लेकर के बहुत ही एक ह्यूज बंडल थानों में बन गया था ये। न्यायालयों की अपनी सीमाएं हैं। हम लोगों ने जिला जज महोदय से बात किया है, उनके निर्देश के अनुपालन में जो हमारी एजेंस कोर्टें हैं वो लगातार ले रही हैं, तो अब वो जमा हो रही हैं। हम लोग ट्राई करते हैं कि जो हमारे यहाँ दुर्घटना होती है उसमें मूल रूप से जो आवश्यकता होती है, धारा 55 की नक्शा होता है, वो हम लोग चार्जशीट लगाने के पहले ही, जैसे मुकदमा दर्ज होता है वैसे FIR की कॉपी, उस व्यक्ति की जो डिजीज्ड है उसका डिटेल जो है वेयर अबाउट्स उसका बना के, जो गाड़ी है ड्राइवर है उसका DL और उसका गाड़ी की RC छट्टा करके, हमारे यहाँ जो CO सदर है वो नोडल ऑफिसर इसके हैं, ट्रैफिक जो हमारा कार्यालय है वहाँ वो तत्काल मंगाया जाता है और इनके माध्यम से कल हम लोग कोर्ट भेज देते हैं। हम लोग ट्राई करें तो हम लोग एक्सपेडाइट किस चीज़ को करें। थोड़ी दिक्कतें हैं चूँकि एक मानवीयता का इसमें भाव भी जुड़े हुए हैं, तो हम लोगों ने नोडल बना रखा है इसके लिए कि जो डॉक्यूमेंट्स अभिलेख जो MACT माननीय जज साहब के यहाँ जाना है, जो दुर्घटना बीमा ट्रिब्यूनल जनपद में बना हुआ है उसकी वहाँ जो सबमिट होती है, उसमें हमारे यहाँ जो CO सदर उसके नोडल अधिकारी है और जो यातायात के जो TI है उनके यहाँ एक पूरा स्टाफ इसके लिए डेडिकेट है। वो सारे प्रपत्र धारा 55 की नक्शा जो हम लोग कहते हैं उसको, जो MB एक्ट में वर्णित है, उसमें जो गाड़ी से एक्सीडेंट होती है उसकी RC, उस गाड़ी का ड्राइवर का DL इंश्योरेंस का पेपर, जो मृतक है, डिजीज है, जो घायल है, उनके जो तमाम सूचनाएं उसको हम लोग भर के तत्काल कोर्ट को भेज देते हैं। हाँ, चार्जशीट थोड़ी विलम्ब होती है, लेकिन MACT जज महोदय को चार्जशीट से मतलब नहीं होता है, बल्कि उन्हें ये जो धारा 55 का जो अभिलेख वो उनकी आवश्यकता होती है। तो आप निश्चित रूप से आप कह रहे हैं इसमें कि चार्जशीट थोड़ी विलम्ब तो होती है, क्योंकि कभी से तफ्तीश होती है, कभी गाड़ियाँ बाहर की होती हैं, लेकिन जो अभिलेख की आवश्यकता MACT जज महोदय को है वो हम लोग समय से भिजवाते हैं। और आप देख रहे हैं कि जनपद में काफ़ी तेज़ी से जो है ऐसे मामले डिस्पोज ऑफ किए जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस बात को मानते हैं कि एक्सीडेंट क्राइम तो हुआ ही हुआ है, उससे कन्विक्शन बाद में होगा, लेकिन जो आर्थिक सहायता मिलना है, जो गरीब व्यक्ति है, जो डिजीज पर्सन उनके परिवार को जरूर जल्दी से मिल जाए वो। जिससे सर तमाम हादसे ऐसे होते हैं इसमें गाड़ियाँ भाग जाती हैं, उनका पता नहीं लग पाता है, तो उसमें भी जैसे चार्जशीट बनती है और उसमें भी उनको जो पीड़ित परिवार होता है तो उसको क्लेम मिल जाता है शायद। एक्चुअल में जो हिट एंड रन को आप जो बात कर रहे हैं जी, वो हिट एंड रन केस की बात कर रहे हैं। हाँ। अब उसमें जब तक गाड़ी का पता ना हो, ड्राइवर का पता ना हो, तब तक MACT कोर्ट के माध्यम से कोई क्लेम उसको नहीं दिया जाता, गाड़ी से उठ चुकी नहीं होती है वो। उसके लिए प्रावधान किया गया है कि जो हिट एंड रन के केसेस हैं वो DM महोदय की अध्यक्षता में एक कमेटी है और वो इसके DM तहसील के अध्यक्ष होते हैं। जो भी ऐसे थानों में प्रतिवर्ष हिट एंड रन के केस लिखे जाते हैं, ऐसी सूची इकट्ठा करके और वो DM महोदय के यहाँ भेजते हैं। हिट एंड रन केस का मामला है, इसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छी गति से हम लोग काम करते हैं और हर महीने जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जो कमेटी है हिट एंड रन केस की, उसमें ERTO उसके पदेन सचिव होते उनकी जिम्मेदारी है कि वो इसकी मीटिंग कराएं हर महीने। हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम SDM के माध्यम से जो है अपने थानों की जो भी रिपोर्टें हैं वो अपने CO के यहाँ भेजें, अपने थाने से यहाँ पे, और वो DM साहब के हम लोग ERTO को भेजें, ERTO DM से रखें और कमेटी इसको निर्णय लेकर उसको उपलब्ध करा देगी। तो मेरे यहाँ पुलिस में कोई कमी नहीं है। हाँ, थोड़ी कभी कभी चूँकि चार्जशीट में विलम्ब इसलिए होता है, गाड़ियाँ चूँकि बाहर की होती हैं और हमारे IO को वहाँ जाना पड़ता है, उनकी RC लानी होती है, तो ये दिक्कतें होती हैं। बट चार्जशीट के पहले की जो हमने आपको बताया कि धारा 55 की जो प्रक्रिया है वो चार्जशीट के पहले की है। इसमें दो चीज़ें हो गई हैं इसमें, आपने जो हमसे बात किया, इसमें एक तो है कि आरोप पत्र लगाना, चार्जशीट लगाना जिसमें उसको कन्विक्शन किया जाए उस व्यक्ति को, ड्राइवर को। नंबर 2 है उसमें जो डिजीज पर्सनल्स हैं, जो इंजर्ड है, उनको मुआवजा दिया जाना। उसकी धारा 55 की नकल या नक्शा हम लोग माननीय MACT जज को भेजते हैं। उसके लिए पहले से मेरे व्यवस्था है कि चार्जशीट लगे या न लगे, वो जो डिजीज जो डिटेल उनका वेयरअबाउट्स
और जो गाड़ी है उसका आरसी, गाड़ी की बीमा और ड्राइवर का जो है डीएल, वो लेके तत्काल हम सभी लोग अपने टीआई के माध्यम से वो हम लोग भेजते हैं सीओ सर के यहाँ, इनके यहाँ कंपाइलिंग होगी, तत्काल एमएसपी जजमेंट का पहुँच जाता है ये, और उनको मुआवजा मिलने का रास्ता प्रशस्त हो जाता है। लर्निंग की जो फीस है वो 350 रुपये निर्धारित है और 350 रुपये फीस जमा करके, ऑनलाइन जमा करके वो अपना लर्निंग प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन 350 रुपये फीस जमा करनी होगी, आधार ऑथेंटिफिकेशन के माध्यम से उनको अपना आवेदन करना होगा। उसके बाद वो अपने उनके जब यहाँ से स्क्रूटनी संपादित हो जाएगी, मतलब ऑफिशियल वर्क हो जाएगा, तो उनके मोबाइल पे एक ओटीपी जनरेट होता है। उस ओटीपी को लेकर के आप जो है अपना टेस्ट संपादित कर दीजिए। लेकिन टेस्ट में ये ध्यान रखना है कि वायलेशन नहीं होने पाए। वायलेशन इन द सेंस कि जैसे कभी कभी ऐसा होता है कि आधार पे बचपन की फोटो लगी हुई है, हाँ। आधार अपडेटेड नहीं है, तो ऐसे में टेस्ट कंडक्ट नहीं होता, या फिर वो पर जो हमारा जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें लगा हुआ है वो बताता है कि सम अदर पर्सन डिटेक्टेड, तो वो फिर वो डिटेक्ट नहीं कर पाता, वो मैच नहीं कर पाता। तो सबसे पहले तो अपना आधार पे फोटो अपडेट करा लें। दूसरा, आप शांत कमरे में बैठ करके, शांत जगह पे बैठ करके अपना टेस्ट कंडक्ट करें, जिसमें कि पीछे से इधर उधर से कोई ताका झांकी नहीं करे, मतलब उसको परीक्षा के अनुरूप ही लें। तमाम लोग उसको बड़ा कैजुअली ले लेते हैं, सब लोग, कई लोग मिल करके टेस्ट देने लगते हैं, या फोटो नहीं मैच करता है, या टेस्ट के बीच से वो उठ जाते हैं, कहीं चाय पीने चले जाते हैं, कहीं पानी लेने चले जाते हैं, तो ऐसे में वो वायलेशन में चला जाता है। तो इसको अवॉइड करना है, क्योंकि वायलेशन में जब जाएगा तो फिर उसका लाइसेंस नहीं बन पाएगा। और बाकी पास फेल, तो जैसे ही वो टेस्ट अपना कंप्लीट करते हैं हमारा सिस्टम तुरंत बता देता है, और उसके बाद अगर यहाँ से अप्रूवल हो जाता है, कोई वायलेशन नहीं होता है, तो उसका सिंपल अप्रूवल हो जाएगा और वो अपना प्रिंट आउट प्राप्त कर सकते हैं।